दोस्तों, मित्रों, साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास, कविता, कहानी और साहित्य को समझने और जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। मोटिवेशन कितना ज़रूरी होता है किसी लक्ष्य को पाने के लिए, जितनी ज़रूरी मेहनत होता है, डिसिप्लिन भी होता है। हम उसको कितना मेंटेन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। असफलता को कितना अधिक हम एब्जॉर्व कर पाते हैं, कितना सहन कर पाते हैं, और वो सहन शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। इसलिए फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेलियर में बहुत कुछ सिखाता है जो शायद सक्सेस भी नहीं सिखाता होगा। त्रिलोचन हिंदी जगत के महत्वपूर्ण कवि हैं। 1917 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और 2007 में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रगतिशील धारा के महत्वपूर्ण कवि सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह था। इन्हें उपाधि के रूप में त्रिलोचन शास्त्री कहा गया। काशी से अंग्रेजी और लाहौर से संस्कृत की शिक्षा के बाद लाहौर तक गए हैं। सोचिए, जब हिंदुस्तान एक था तब की बात अलग थी, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया लाहौर। त्रिलोचन वहाँ से पढ़े हैं, अज्ञे वहाँ से पढ़े हैं, कई बड़े बड़े हिंदी के राइटर पढ़े हैं, भीष्म साहनी पढ़े हैं, कौन नहीं पढ़ा है, यशपाल पढ़े हैं। फिर पत्रकारिता करने लगे, अरबी और फारसी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। प्रभाकर, वानर, हंस, आज, समाज आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इतनी सारी पत्रिकाओं का संपादन किया। लाहौर से संस्कृत पढ़े। शास्त्री की उपाधि इनको मिली। इनका मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह था। केदारनाथ सिंह उनके बारे में कहते हैं कि त्रिलोचन एक विषम धरातल वाले कवि हैं, साथ ही उनके रचनात्मक व्यक्तित्व में एक विचित्र विरोधाभास भी दिखाई पड़ता है। एक और यदि उनके यहाँ गांव की धरती का सा उबड़ खाबड़पन दिखाई पड़ेगा, तो दूसरी ओर कला की दृष्टि से एक अद्भुत क्लासिकी कसाव या अनुशासन भी। त्रिलोचन की सहज सरल सी प्रतीत होने वाली कविताओं को भी यदि ध्यान से देखा जाए तो उनकी तह में अनुभव की कई परतें नजर आएगी हमको। त्रिलोचन के यहाँ आत्मपरक कविताओं की संख्या बहुत अधिक है। अपने बारे में हिंदी के शायद ही किसी कवि ने इतने रंगों में और इतनी कविताएं लिखी हो, पर त्रिलोचन की आत्मपरक कविताएं किसी भी स्तर पर आत्मग्रस्त कविताएं नहीं हैं। अब देखिए, आत्मपरक होना और आत्मग्रस्त होना अलग है। मतलब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रहें और आप आत्ममुक्त रहें, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। पर त्रिलोचन की आत्मपरक कविताएं किसी भी स्तर पर आत्मग्रस्त नहीं है। उनकी दृष्टि गहरी यथार्थवादी है। कलात्मक क्षमता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। भाषा के प्रति त्रिलोचन बहुत सजग है। निगाने त्रिलोचन तुलसी से भाषा सीखते हैं कि भाषा मैंने तुमसे सीखी, सजग चेतना में तुम रमे हुए हो मेरे। तुलसी के बारे में कहते हैं। तो तुलसी कविता कैसे करते हैं, कविता कैसे लिखी जाती है, ये शायद हम तुलसी से सीख सकते हैं। त्रिलोचन की कविता में बोली अपरिचित शब्द जितनी सहजता से आते हैं, कई बार संस्कृत के कठिन और लगभग प्रवाहच्युत शब्द भी उतनी ही सहजता से कविता में प्रवेश करते हैं और चुपचाप अपनी जगह बना लेते हैं। अब देखिए, कवि कैसे मतलब प्रवाह जो शब्द की मतलब उपयोग से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनको भी वो सहजता से अपनी रचना में लेकर आता है और उनको बहुत सहज और बड़े ही मतलब आसान बना देता है। तो ये कवि की ताकत होती है हमेशा। और त्रिलोचन संस्कृत, भारतीय साहित्य मतलब पूरी परंपरा का ज्ञान होने के बावजूद किस प्रकार से आप सहजता के साथ अपनी बात रखते हैं, ये त्रिलोचन से हम समझ सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजी जो साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण फॉन्ट है, सानेट भी लिखा उन्होंने। सानेट के अतिरिक्त गीत लिखे, बरवे लिखे, गज़लें लिखी, चतुष्पदियाँ लिखी, कुंडलियाँ भी लिखी। तो कई सारी रूपों में उन्होंने लिखा और हिंदी आलोचना में और इनकी हिंदी रचना में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। धरती उनका 1945 में संग्रह आया था, कविता संग्रह। फिर दिगंत 1957 में, ताए हुए दिन 1980 में, शब्द 80 में, उस जनपद का कवि हूँ 1981 में आया। अरघान 83, गुलाब और बुलबुल 85, अन कहीं भी कुछ कहानी है 85, तुम्हें सौंपता हूँ 85, फूल नाम है एक 1985, चेती 87, सबका अपना आकाश 87, अमोला 90 उनके काव्य संग्रह है। उन्होंने मुक्तिबोध की कविताओं का भी संपादन किया। उनकी डायरी भी प्रकाशित है। उन्हें मैथिली क्षण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। ताप के ताए हुए दिन के लिए उन्हें 1981 में साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला है। बड़े सहज इंसान थे, बड़ा लंबा जीवन जिया और
अपनी दुनिया में रमने वाले। देखिए कवि किस प्रकार से त्रिलोचन, नागार्जुन, ये सब, केदारनाथ अग्रवाल, सबकी जोड़ी थी इनकी, सब प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन त्रिलोचन के यहाँ प्रकृति आती है, जीवन आता है, जीवन के बहुत सारे आयाम उनके यहाँ आते हैं। अगर हम त्रिलोचन की कविता के आयाम समझें, उनकी कविता की दुनिया समझें, तो शायद हमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। क्योंकि त्रिलोचन कोई एक संसार में नहीं जाते हैं, वो लोक में भी जाते हैं, संस्कृति में भी जाते हैं। और उनकी कविता ही है ना कि मैं उस जनपद का कवि हूँ। उस जनपद का कवि का मतलब क्या है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ कि जहाँ बस उसकी बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? भूखे, कमज़ोर, उन तमाम लोगों की बात की जाती है, जहाँ परिवर्तन की बात की जाती है। ये है त्रिलोचन। उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दूखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है क्या है वह नहीं मानता। कविता कुछ भी दे सकती है, कब सूखा है उसके जीवन का सोता, इतिहास ही बता सकता है वह उदासीन बिल्कुल अपने से, अपने समाज से, दुनिया को सपनों से अलग नहीं मानता। उसे कुछ भी नहीं पता दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची। अब समाज में ये विचार रह गया नहीं जिनको ढोता, चला जा रहा है वह अपने आस बोता। विफल मनोरथ होने पर अथवा अकाज में धर्म कमाता है वह, तुलसी कृत रामायण सुन पढ़कर जपता है नारायण नारायण। मतलब बहुत ही सिंपल जो इंसान है, जिसके लिए धर्म तो पॉलिटिक्स का विषय नहीं, बल्कि जिसके लिए धर्म मूल्यों को धारण करने की बात है, उस जीवन को जीने की बात है। सच में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ना कि सत्य के लिए तू किसी से भी मत डरना, न वेद से, न शास्त्र से, न लोक से, न परंपरा से, किसी से भी मत डरना। अगर तू सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है तो तुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। तो उस बात को त्रिलोचन शायद उसी जनपद के कवि के आधार पर, या उस जनपद का कवि जो बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं जानता है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता है, लेकिन जीवन की सहजता और स्वाभाविकता को जानता है, समझता है। उसे पता है कि जीवन की सहजता क्या है और उसको किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। एक कवि की ताकत है, एक कवि का एहसास है। तो हम जब त्रिलोचन की कविता से गुजरेंगे, चाहे नेट की परीक्षा पास करनी हो, चाहे बीए की परीक्षा पास करनी हो, चाहे हमें कविता लिखनी हो, कहानी लिखनी हो, चाहे हमें साहित्य समझना हो, चाहे हमें समाज समझना है, आसपास की दुनिया समझनी है, तो सारी चीज़ें तब हमारी मदद करेगी ज़रूर। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। शब्बा खैर।